अंतर्राष्ट्रीय राजनीति क्या है, विषय के रूप में इसका उद्भव कैसे हुआ और ये विकास के किस चरण पर है। हम हमेशा टीवी, सोशल मीडिया, समाचार पत्र इसे लगातार सुनते रहते हैं कि आज अमुक देश में इस तरह की घटना घटी या किस तरह से वहाँ पर शांति की प्रक्रिया चल रही है, किस तरह से वहाँ पर विवाद चल रहा है। ये सारी चीज़ें हम लगातार सुनते रहते हैं और नॉर्मली हम इन सब चीज़ों को राजनीतिक मामलों के रूप में लेते हैं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर घटित होने वाली राजनीतिक घटनाओं के रूप में लेते हैं और कुछ विश्लेषक इसका अपने तरीके से विश्लेषण करते हैं, लेकिन उनका दृष्टिकोण सापेक्ष होता है। सापेक्ष होता है मतलब वो अपने अपने तरीके से उसका विश्लेषण करते हैं, वो निरपेक्ष विश्लेषण नहीं करते और इसीलिए हमें जो है इन मामलों को निरपेक्ष ढंग से समझने की आवश्यकता महसूस हुई और निरपेक्ष ढंग से समझने की इस आवश्यकता ने ही अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को जन्म दिया, ताकि उसका निरपेक्ष तरीके से और वैज्ञानिक ढंग से उसका अध्ययन किया जा सके। वैसे भी अभी का समय क्या है, अतिमारक युग है। अतिमारक युग का मतलब ये है कि कहीं पर से भी अगर विवाद की स्थिति ज़्यादा बढ़ती है या फिर मारक युद्ध होते हैं तो उसका सीधा सीधा दुष्परिणाम होगा विश्व में शांति भंग होना और विश्व में सभी मानव का जीवन जो है वो खतरे में पड़ सकता है। इसीलिए इन सब चीज़ों पर नियंत्रण रखना और इन सब चीज़ों का विश्लेषण करना बहुत आवश्यक है। अब हमें लगातार ये भी समझने की आवश्यकता पड़ती है कि क्यों राष्ट्र जो है अपने आप को शक्तिशाली बनाना चाहते हैं, राष्ट्र शक्तिशाली क्यों बनना चाहते हैं, राष्ट्र शांति की दुहाई देते हुए भी लगातार संघर्ष में क्यों लगे रहते हैं, राष्ट्र निःशस्त्रीकरण की बात करते हुए भी शस्त्रीकरण की होड़ में क्यों लगे रहते हैं। इन सारी चीज़ों का उत्तर ढूंढना भी आवश्यक है और इन सब का उत्तर ढूंढने के लिए, इन सब चीज़ों को समझने के लिए कुछ तथ्य, उपागम और सिद्धांत बनाए गए हैं। इन तथ्य, उपागम और सिद्धांत के आधार पर ही इनको समझा जा सकता है कि किस प्रकार से राष्ट्र इस प्रकार की अंतर्विरोधी घटनाओं में या विरोधाभासी प्रक्रियाओं में उलझे रहते हैं। अगर हम बात करें अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की तो 19वीं शताब्दी के अंत तक अंतर्राष्ट्रीय राजनीति इतिहास के एक विषय के रूप में, जिसको कहा जाता था राजनीतिक इतिहास, उसके रूप में इसका अध्ययन किया जाता था। बाद में अंतर्राष्ट्रीय संबंध और विश्व राजनीति के रूप में इसका अध्ययन किया जाने लगा। शुरुआत में प्रथम विश्व युद्ध की अगर हम बात करें, प्रथम विश्व युद्ध से पहले, प्रथम विश्व युद्ध के बाद और द्वितीय विश्व युद्ध तक, इन काल में अंतर्राष्ट्रीय राजनीति केवल और केवल यूरोपीय राष्ट्रों तक सीमित थी। यूरोपीय राष्ट्रों तक इसलिए सीमित थी क्योंकि उस समय यूरोपीय राष्ट्र ही शक्तिशाली थे और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का मतलब केवल यूरोपीय राष्ट्रों के अध्ययन तक सीमित था। वो किस प्रकार की गतिविधियां अपनाते हैं, उस समय साम्राज्यवाद और निवेशवाद का भी बोलबाला था। द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात परिदृश्य बदला। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद विश्व में काफ़ी परिवर्तन आए, साम्राज्यवाद और उपनिवेशवाद का विरोध होने लगा। बहुत सारे राष्ट्र साम्राज्यवाद और उपनिवेशवाद के चंगुल से निकलने लगे और उन्होंने अपने आप को आज़ाद करना शुरू किया। राष्ट्रीय आंदोलन हुए, विश्व में नई शक्तियाँ उभर कर सामने आई। यूरोपीय राष्ट्र जो थे उनकी शक्तियाँ कमज़ोर पड़ गई। तो इस तरह से बहुत सारे परिवर्तन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हुए और वास्तव में अगर देखा जाए तो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की शुरुआत ही द्वितीय विश्व युद्ध के बाद से मानी जा सकती है। ठीक, अब हम बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय राजनीति क्या है। तो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति क्या है, इसको जानने से पहले हमें ये जानना आवश्यक है कि राजनीति क्या है। आप में से बहुत सारे लोग राजनीति का सही अर्थ नहीं जानते होंगे, क्योंकि राजनीति की हम जब बात करते हैं तो हम उसके सामान्य शब्दों तक ही सीमित होते हैं। अगर हम बात करें राजनीति की तो इसकी सबसे परफेक्ट परिभाषा या सबसे परफेक्ट व्याख्या की थी क्विंसी राइट ने। क्विंसी राइट ने कहा था कि राजनीति एक कला है जिसमें प्रत्येक समूह दूसरे समूहों को नियंत्रित करते हुए अपने हित को प्राप्त करने में लगा रहता है। क्विंसी राइट ने कहा था कि राजनीति एक ऐसी कला है जिसमें प्रत्येक समूह दूसरे समूह को नियंत्रित करते हुए अपने हित को प्राप्त करने में का प्रयत्न करता है। अर्थात राजनीति में 3 तत्व होते हैं। एक होता है समूह का अस्तित्व, दूसरा होता है आपसी मतभेद और तीसरा होता है नियंत्रण की प्रवृत्ति।
जहाँ कहीं पर भी समूह है उनमें आपस में मतभेद है और नियंत्रण की प्रवृत्ति है, वहाँ पर राजनीति मौजूद है। अब इसका उदाहरण हम देख सकते हैं कि राजनीति न केवल घरेलू स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, बल्कि हर छोटी बड़ी जगह में आपको राजनीति देखने को मिल जाएगी। चाहे आपका गांव हो, मोहल्ला हो, गली हो, महाविद्यालय हो, हर जगह जहाँ पर भी ये 3 तत्व पाए जाते हैं या जहाँ पर भी इस तरह की स्थिति है वहाँ पर राजनीति है। अब हम समझ लेते हैं कि इस प्रकार की स्थिति क्यों उत्पन्न होती है। क्या होता है, प्रत्येक समूह का जो कार्य होता है वो किसी न किसी रूप में दूसरे समूह को प्रभावित करता है। कुछ के लिए वो हितकारी होता है, कुछ के लिए अहितकारी होता है। तो जिनके लिए हितकारी होता है वो सपोर्ट करते हैं, वो सहयोग करते हैं। जिनके लिए वो नुकसानदेह होता है या अहितकारी होता है वो लोग विरोधी बन जाते हैं। तो अब राजनीति में न केवल ये जरूरी है कि अपने हित को प्राप्त करने के लिए किस प्रकार से नीति बनाएं, बल्कि ये भी जरूरी है कि नीतियों को इस प्रकार से बनाएं कि विरोधी को शांत किया जा सके या विरोधी प्रतिक्रियाओं को कम किया जा सके या उनको नियंत्रित किया जा सके, क्योंकि ये भी इम्पोर्टेंट है। अगर विरोध बहुत ज़्यादा होगा तो ऐसी स्थिति में राजनीति करना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए न केवल अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए नीतियाँ बनाना, बल्कि अपने लक्ष्य के मार्ग में आने वाली बाधा को दूर करना भी राजनीति का सबसे महत्वपूर्ण तत्व बन जाता है। आप राजनीतिक प्रक्रिया में जो भाग लेने वाले जितनी भी इकाइयां हैं उनका संबंध विवाद मूलक होता है, मतलब हमेशा उनमें आपस में विवाद चलता रहता है। क्यों विवाद चलता रहता है? कारण इसका ये है कि सभी की आवश्यकताएं असीमित होती हैं और एक दूसरे से भिन्न होती हैं। हित तो भिन्न होते ही हैं, उसी के अलावा सबकी आवश्यकताएं भी भिन्न होती हैं और साथ ही साथ असीमित होती हैं। असीमित होने के कारण उन आवश्यकताओं को पूरा नहीं किया जा सकता, पूर्ण रूपेण पूरा नहीं किया जा सकता। फिर भी लोग लगे रहते हैं इस असंभव को संभव बनाने में। और यही कारण है कि जितने भी संबंध हैं, राजनीतिक इकाइयों के जो संबंध हैं वो विवाद मूलक होते हैं, उनमें हमेशा विवाद चलता रहता है और ये विवाद ही राजनीति का एक आधार है। अगर ये विवाद ना हो तो राजनीति नहीं होगी। लेकिन विवाद और मतभेद इतना ज़्यादा नहीं होना चाहिए कि समझौते या सहयोग की संभावना ही समाप्त हो जाए। कहने का मतलब ये है कि राजनीति ना तो पूर्ण मतभेद की स्थिति है और ना ही पूर्ण रूप से सहमति की स्थिति, मतलब उसमें विवाद भी बना रहेगा और सहमति भी बनी रहेगी। ये दोनों प्रक्रियाएं साथ साथ चलने वाली हैं और इसी के आधार पर राजनीति चलती है। चूंकि सबके हित अलग अलग हैं, सबकी आवश्यकताएं अलग अलग हैं, इसलिए विवाद होना संभव आवश्यक है और उस विवाद को पूर्ण रूप में समाप्त नहीं किया जा सकता। अब हम बात करते हैं, जैसे हमने कहा कि नियंत्रण की प्रवृत्ति या नियंत्रण करने की इच्छा या प्रयत्न, ठीक है। तो अगर एक समूह दूसरे समूह को नियंत्रित करने का प्रयत्न कर रहा है तो नियंत्रित करने का प्रयत्न किसका आधार पर करेगा? शक्ति के आधार पर। जब तक इसके पास शक्ति ना हो तब तक वो नियंत्रण नहीं कर सकता। नियंत्रण करने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? शक्ति की। अतः राजनीति का मूल तत्व हो जाता है शक्ति। अब शक्ति एक तरह से तत्व है, लेकिन धीरे धीरे अब ये क्या बनता जा रहा है? साध्य बनता जा रहा है। हालांकि शक्ति राजनीति का एक साधन मात्र है, राजनीति को बनाए रखने के लिए शक्ति की आवश्यकता पड़ती है, लेकिन अब शक्ति संचय की प्रवृत्ति इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी है कि शक्ति अपने आप में राजनीति का एक आधार बन चुका है। शक्ति के बिना हम राजनीति की कल्पना नहीं कर सकते, चाहे वो घरेलू स्तर पर हो, राष्ट्रीय स्तर पर हो, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हो, हर जगह शक्ति आवश्यक हो गई है। और धीरे धीरे ये विकृत होते होते सत्ता लोलुपता का रूप लेते हुए दुष्परिणामों को भी जन्म देती है। तो ये तो हुई राजनीति। राजनीति में आपको 3 चीजें याद रखनी है: समूहों का अस्तित्व, उनके बीच विवाद या मतभेद और नियंत्रित करने का प्रयत्न। तो ये 3 चीजें जहाँ कहीं पर भी है वहाँ पर राजनीति है। अब हम बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को भी हम इसी रूप में